तो देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है। आइए आइए, देखो कॉन्सेप्ट समझ जाओ, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये एक बॉडी है, ये हमारी एक बॉडी है। इसका असलरेशन की वैल्यू 0 है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेरी गुड। असलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर असलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, यानी कि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। अब अगर मैंने आपको बोल दिया इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था F, इसमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था F1, इसमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था F2, इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा था फोर्स F3 फॉर एग्जांपल। अगर मैंने बताया कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब आपने बताया इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? 0। बस ये जिसने समझ लिया उसने सारे क्वेश्चंस बना लिए। नेट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। देखो, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1 और इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2। तो इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होते तो F1 प्लस F2। अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब F नेट की वैल्यू कितनी है? F1 माइनस F2। जिसे ये अच्छा नहीं लग रहा वो लिख सकता है F2 माइनस F1, मतलब दोनों फोर्स का डिफरेंस, दैट्स इट। तो ये इनका F नेट है। अगर इसका असलरेशन 0 है, इसका मतलब इस F नेट की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। लेकिन अगर मैंने बोला कि इसका असलरेशन 0 नहीं है, इसका असलरेशन 0 नहीं है, इसका असलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2। क्यों? अरे असलरेशन इस डायरेक्शन में, मतलब यही वाला फोर्स ज्यादा बड़ा होगा, तो नेट फोर्स हम क्या लिखेंगे? F1 माइनस F2। अगर मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, असलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F2 माइनस F1। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से यही हमारा F नेट है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो, ये अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि दो मासेस हैं, एक है 8 केजी का और दूसरा है 12 केजी का। दो मासेस हैं, आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक रस्सी के दो एंड्स में ये दोनों बंधे हुए हैं। समझ में आ गया? और ये जो रस्सी है ना, स्ट्रिंग, इट गेट्स ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। एक पुली के आर पार ये होके गुजरती है। तो एक पुली से एक रस्सी गुजरी हुई है, दोनों मासेस दोनों एंड पे लगे हुए हैं। मतलब डायग्राम यार कुछ इसी तरीके का बनेगा। यहाँ पे देखो, ये छत से एक पुली बंधी हुई थी, इस पुली के आर पार यहाँ पे देखो ये एक रोप बंधी हुई है। इसमें एक मास ये होगा, एक मास ये होगा। ये 8 केजी का, ये 12 केजी का। आप चाहो तो 12 केजी इधर बना लो, चाहो तो 8 केजी इधर बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहो तो इसको ऊपर बना लो, इसको नीचे बना लो, इसने कुछ लिखा ही नहीं है ना। इसने बोला एक रस्सी के दोनों एंड्स पे दोनों मास बंधे हैं और वो स्ट्रिंग जो है एक पुली के ऊपर से गुजरती है। तो वो डायग्राम हमने बना लिया। अब एक बात बताओ, इस मास को ना मैंने ऐसे अभी पकड़ के रखा हुआ है, तो ये नीचे जा नहीं सकता और ये इसको खींच नहीं सकता, क्योंकि ये मास कम है, ये मास ज्यादा है, तो ये इसको खींच नहीं पाएगा। अगर मैंने इसके नीचे हाथ रखा हुआ है, सोचो अगर मैं हाथ हटाऊं तो क्या होगा? एग्जैक्टली 8 केजी वाला ऊपर जाएगा। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है यार, कि यहां पे मैंने अभी हाथ रखा हुआ था, जैसे ही मैं हाथ को हटाऊंगा तो दोनों के दोनों मूव करना शुरू करेंगे। दोनों एक साथ नीचे तो जा नहीं सकते। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसमें भी तो एमजी नीचे लग रहा है। अरे भाई, इसमें एमजी नीचे लग रहा है, वो कितना हो जाएगा? 12 इंटू जी। एमजी होता है ना, इसमें भी नीचे लग रहा है, वो कितना है? 8 इंटू जी। अब एक रस्सी है तो टेंशन कितने होंगे? एक ही टेंशन। एक रस्सी एक टेंशन। तो यहां वाले हिस्से में देखो मैंने टेंशन बना लिया ऐसा, क्योंकि इसको ऊपर खींच रहा है। यहां वाले भी मैंने बना लिया टेंशन ऐसा। टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा अवे। जिस भी बॉडी के पास बनाओ, डायरेक्शन क्या बनाना है हमको? हमेशा अवे। क्योंकि आप एक रस्सी को अपने दोनों हाथों से खींच के देखना, रस्सी का ये वाला जो हिस्सा होगा इस हाथ को इधर खींचेगा, और रस्सी का ये वाला जो हिस्सा है ना, वो इस हाथ को इधर खींचेगा। इमेजिन कर पा रहे हो?
तो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा बॉडी से अवे रहती है। अब देखो इसमें मैंने बना दिया मास इंटू जी नीचे, मास इंटू जी नीचे, ये तो हमेशा नीचे बनेगा, और टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा अवे। इतना समझ में आ गया। अब आप लोग मुझे बता रहे हैं कि इसमें जो असलरेशन है उसकी डायरेक्शन है ऊपर, और इसमें जो असलरेशन है उसकी डायरेक्शन है नीचे। ये आप ही लोग ने बताया ना। अब देखो इसके लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊं तो ये वाला जो मास है उसमें नीचे क्या लग रहा है 8 इंटू जी, और ऊपर क्या लग रहा है टी, और असलरेशन इस डायरेक्शन में। तो बताओ इसका नेट फोर्स कितना होगा, टी माइनस एम जी। अब ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, लेकिन ये जा रहा है ऊपर, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, टी बड़ा होगा, ये ऊपर जा रहा है ना। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 8 जी इज इक्वल्स टू, देखो ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। मैंने लिख दिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरे वाले के लिए देखो मैं इक्वेशन, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना सकता हूं। इसमें भी टी ऊपर की तरफ है और नीचे है 12 इंटू जी, और इसमें असलरेशन की डायरेक्शन नीचे है। तो मैं इसमें नेट फोर्स क्या लिखूं, टी माइनस 12 जी, 12 जी माइनस टी, क्योंकि जब ये नीचे जा रहा है मतलब ये फोर्स बड़ा है यार। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 12 जी माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। ये mg है और ये ma है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। अब वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को ऐड करके देखो क्या आता है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कीजिए, उसमें से t सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपका a का वैल्यू आ जाएगा g के टर्म्स में। g की वैल्यू सबको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.81 है लेकिन हम 10 ले लेंगे। तो आपका असलरेशन आ गया, और जैसे ही असलरेशन आया आप यहाँ पे पुट करेंगे और आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। इसने निकालने क्या बोला है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलो इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूं। एक आई थी हमारी t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू, सॉरी 8g इज इक्वल्स टू 8a, और दूसरी आई थी 12g माइनस टी इज इक्वल्स टू 12a। ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो t से t कट जाएगा और यहां पे क्या बचेगा, 20g इज इक्वल्स टू 20a। ये कितना हो जाएगा 200, नहीं सॉरी 12 माइनस 8 है ना, यहाँ पे 4g होगा। दोनों को हमने ऐड किया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4g, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20a। तो यहां से असलरेशन ये 40 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर असलरेशन आ गया। अब हमको निकालना है टेंशन, तो दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में पुट कर दीजिए असलरेशन की वैल्यू। तो देखिए पहले वाले में अगर मैंने पुट कर दिया तो t माइनस 8 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2, ये अभी आप लोगों ने सॉल्व करके निकाला है। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 80 96 न्यूटन। क्या ये क्लियर है? मैं फिर से दिखा रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोला था, दो मासे से 8 केजी और 12 केजी के दोनों एक रस्सी के दोनों एंड से बंधे हैं और ये रस्सी एक पुली के ऊपर से होके गुजरती। तो डायग्राम वैसे ही दिखेगा, पुली वाले डायग्राम सारे ऐसे ही बनते हैं। तो यहाँ पे आपने दो मासेस लटका दिए। अब वो पूछ रहा है फाइंड द असलरेशन ऑफ मासेस। अब हमको पता है कि जैसे ही हम इनको छोड़ेंगे तो 12 केजी के कारण ये देखो ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। अगर ये इधर जाएगा तो असलरेशन इधर, और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये ऊपर जाएगा मतलब असलरेशन इधर। भाई रस्सी है तो रस्सी में क्या आता है, टेंशन, और टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा अवे, इससे अवे इससे भी अवे, लेकिन mg कहां लगता है हमेशा नीचे। तो इसमें क्या होगा mg 8 इंटू जी, इसमें mg 12 इंटू जी। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, नेट फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो अ फोर्स। तो ये दोनों फोर्स का नेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, t माइनस mg, क्योंकि असलरेशन इधर हो रहा है इसलिए ये बड़ा है, इसलिए हमने t माइनस mg लिखा।
तो पहली इक्वेशन आ गई। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब 12g इज ग्रेटर देन t, तो 12g माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोगों ने लिख दिया मास, सीधे मैंने 12 लिख दिया। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करके हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में क्यों पूछ रहे थे बच्चे डाउट, ये नहीं बन रहा है करके, और किसी ने ट्राई किया है? देखो क्वेश्चन को पढ़ो। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 केजी। एक 10 केजी की बॉडी थी, उसके ऊपर 10 सेकंड तक क्या आपने फोर्स लगा के रखा। वेरी गुड। आफ्टर विच द फोर्स सीजेस, सीजेस मतलब बंद हो जाता है। अब आपने फोर्स लगाना छोड़ दिया, और जैसे ही आपने छोड़ा, जैसे कि आपका एक 10 किलो का दोस्त है, साइकिल पे बैठा है, आप उसको धकेल रहे हो, 10 सेकंड तक क्या आपने उसको धकेला, और उसके बाद धकेलना छोड़ दिया। जैसे ही आपने उसको धकेलना छोड़ दिया ना, उसके बाद उसने ना 5 सेकंड में 50 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। आपने फोर्स लगाना छोड़ दिया तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज होगा क्या? नहीं। फ्रिक्शन वगैरह अभी तक के हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए फ्रिक्शन का नाम भी मत लेना। अभी तक के हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है ना। आपने दोस्त को ढकेल रहे थे, साइकिल पे बैठा था वो 10 सेकंड तक के, जैसे ही आपने धकेलना छोड़ा, क्या उसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा? नहीं, उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। नहीं समझ आ रहा है? तो उसने अगले 5 सेकंड में 50 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, यानी उसकी स्पीड कितनी रही होगी? डिस्टेंस टाइम 10 मीटर पर सेकंड, तभी तो 5 सेकंड में 50 मीटर कवर करेगा वो। तो देखो इसका मैं डायग्राम बनाता हूं कि ये एक बॉडी है, t इक्वल टू 0 पे वो यहां पे थी। उसके बाद t इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक के मैंने ना इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया है, 10 सेकेंड्स तक की। अब उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे फोर्स लगाना छोड़ दिया, अब देखो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाना छोड़ दिया है, तो पता है वो 5 सेकंड के बाद मैंने देखा कि उसने ना 50 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, 50 मीटर इन 5 सेकेंड्स। भाई यहां से लेके यहां तक के फोर्स की वैल्यू जीरो है। अगर फोर्स की वैल्यू जीरो है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स जीरो यानी एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो यानी कि नो चेंज इन वेलोसिटी। जो वेलोसिटी यहां रही होगी वही वेलोसिटी यहां तक के रही होगी। इस बात को मानते हैं? तो देखो 50 मीटर इन 5 सेकेंड, यानी कि यहां से यहां तक के उसने ना 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डिस्टेंस कवर की है। अब देखो ऐसा कौन सा फोर्स लगाओगे आप 10 केजी की बॉडी पे कि वो 10 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अचीव कर ले। देखो ध्यान से, यहां पे ये हमारी एक बॉडी है, एट टाइम t इक्वल टू 0 उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। एट टाइम t इक्वल टू 10 उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी पता है हमको, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम की वैल्यू पता है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ये है हमारे पास गिवन 10, ये है 0, प्लस असलरेशन इंटू 10 सेकेंड्स, तो असलरेशन की वैल्यू आ गई कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। असलरेशन निकल गया। बॉडी का मास कितना है? 10 केजी। और इसने क्या बोला है निकालने के लिए? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू असलरेशन। मास पता है हमको 10 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक 10 केजी की बॉडी को मैंने ना 10 सेकंड तक के फोर्स लगा के रखा, और जब उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाना छोड़ दिया तो वो अगले 5 सेकंड में 50 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो मैंने हिसाब लगा लिया, अगर 5 सेकंड में 50 मीटर डिस्टेंस कवर की, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से कवर की, तो देखो जब मैंने फोर्स लगाना छोड़ा था ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। और ये वेलोसिटी क्यों आई थी? क्योंकि 10 सेकंड तक के मैंने कुछ फोर्स लगाया था। अब फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियस एक्सेलरेशन आएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन था, यहां से मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया। और जैसे ही एक्सेलरेशन पता चला, मैंने उसको मास से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। क्या ये क्लियर है? पक्का? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन में जब आप फंसोगे ना, वहीं से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। 11th की पढ़ाई थोड़ी अलग है, फिजिक्स की और भी ज्यादा अलग है। इसमें आप लोग ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जहां फंसते हैं वहां पे फिर आप क्वेश्चन रेज कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि सर यहाँ पे हम फंस गए थे। मैं क्लास में आते से पहले उसको बताऊंगा कि हो सकता है बाकी बच्चे भी उसमें फंसे हों, और ऐसे बच्चों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इसलिए आप भी जहां भी फंसो
तुरंत बताना। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस बनाने हैं हमको। चलो ये वाला क्वेश्चन को हम भी अटेम्प्ट करते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से बना लोगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ट्रक स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि क्या दिया हुआ है आपको, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये इसमें कुछ एक्सेलरेशन है, वैल्यू नहीं दी है। अब ये 400 मीटर की डिस्टेंस को 20 सेकंड में कवर कर लिया, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी। चलो क्वेश्चन को फिर से शुरू करते हैं। एक हमारे पास एक ट्रक है, वो क्या कर रहा है, एक हिल में ऐसे रोल होते हुए जा रहा है सामने की तरफ। ये हमारा ट्रक है। इसने क्या किया है, 20 सेकंड में, देखो टाइम की वैल्यू दी है, 400 मीटर इसने इतनी डिस्टेंस को कवर कर लिया है। कैलकुलेट करो इसका एक्सेलरेशन और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, u इक्वल टू 0, और उसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों को यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस भी आपको दे रखी है, डिस्टेंस आपको दे रखी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस के दो फॉर्मूले हमारे पास में, एक फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसने निकालने बोला है एक्सेलरेशन। तो देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, फाइनल वेलोसिटी आप निकाल चुके हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करोगे, नीचे वाला, क्योंकि टाइम तो आपको दिया ही नहीं है कि नहीं। तो ये वाला टाइम दिया हुआ है, इसको भी बना सकते हो आप लोग। अब तीसरा वाला क्वेश्चन मैं इनको बीच में इसलिए छोड़ रहा हूं कि आप लोग इसके ऊपर अटेम्प्ट करो एक बार। अब तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया किसी मास m1 पे। अभी सॉल्व करोगे आप लोग। एक मास m1 है, इसके ऊपर हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसको एक्सेलरेशन मिला कितने का, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। उसके बाद हमने सेम फोर्स लगाया एक दूसरे मास m2 पे 5 न्यूटन का, तो इसको एक्सेलरेशन मिला है कितने का, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब हमने क्या किया, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। अगर हमने दोनों मास को एक साथ बांध दिया है तो मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। अगर हमने सेम फोर्स इसको दिया तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक बात बताओ, फोर्स है एक्सेलरेशन है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, मास m1, यहां से क्या निकल जाएगा, m2। यहां पे रख दोगे m1 प्लस m2 निकल चुका है, फोर्स पता है, अरे एक्सेलरेशन आ गया। तो पहला वाला जो केस है, देखो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 5 इज इक्वल्स टू m1 इंटू 8। तो देखो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू m1 इंटू 8। यहां से हमको पता चल गया m1 इज इक्वल्स टू 5/8 kg। दूसरे वाले से हमको पता चला 5 इज इक्वल्स टू m1 इंटू 24। तो यहां से हमको पता चल गया m2 इज इक्वल्स टू 5/24। अब तीसरे वाले में देखो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल मास उसमें कितना है, दोनों m1 प्लस m2 इंटू उसका एक्सेलरेशन। यहाँ ऊपर से 5 कॉमन निकलेगा, इस 5 से कट जाएगा, 1/8 प्लस 1/24, 3 प्लस 1 4, 4/24 इधर जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये देखो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपको कहानी दी हुई है, आपको उसको ऐसे मैथमेटिकली जमाना होगा और फिर क्वेश्चन बनेगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपकी एनसीईआरटी में 5.2 करके एक एग्जांपल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। उसको बना लोगे तो सेम ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग अटेम्प्ट करोगे, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इंक्लाइंड टू द वर्टिकल। इसका डायग्राम बना के बता दो मुझे बस।
ये वाले क्वेश्चन का। एक 50 न्यूटन का फोर्स है, वर्टिकल से इतना एंगल बनाता है 30 डिग्री, फाइंड द एक्सेलरेशन इट प्रोड्यूसेस इन बॉडी ऑफ मास व्हिच मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इंक्लाइंड फोर्स है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, और वो पूछ रहा है उसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है उसके कारण कितना एक्सेलरेशन आएगा। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाई मास। और किसी को बनाने समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ना इसको भूल जाते हैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो सोचते हैं ऐसे ही फालतू लिखा हुआ है, इसकी क्या औकात। वर्टिकल, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हैं, शुरुआत से आदत रही है। क्या किसी ने ऐसी मिस्टेक किया है? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ, तो देखो इसने बोला वर्टिकल से एंगल बना रहा है यार, वर्टिकल से। तो आप क्या करो, ये एक बॉडी ले लो भाई, ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल। इसने बोला वर्टिकल से 30 डिग्री पे, तो भाई वर्टिकल से 30 डिग्री पे बना दो। ये देखो, अगर आपने यहां बना दिया तो ये तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री हो जाएगा। इसको बनाओ और बोलो ये है 30 डिग्री, देखो वर्टिकल से एंगल बना रहा है। अगर ये 50 न्यूटन है, जिससे एंगल बनाता है वो क्या हो जाता है, कॉस, तो ये हो जाएगा 50 कॉस 30, 50 कॉस 30, और ये क्या हो जाएगा 50 साइन 30। चलिए अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं, आधा समय यहीं पे निकल गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोड्यूसेस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स। देखो ये आया कहां से वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अब देखो जैसे ही कोई कैच उठाता है क्रिकेट में, जब क्रिकेटर उस कैच को पकड़ता है तो उस बॉल की एक सर्टेन स्पीड होती है, और जैसी उसके हाथ में आती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है बॉल की, जीरो। तो बॉल का मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले ना बॉल आ रही थी किसी वेलोसिटी यू से, तो मास इनटू यू, ये उसका क्या था, मोमेंटम था। बॉल नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, और जैसे इसके हाथ में आई, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। तो देखो मास तो अभी भी इसका ये है, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था एम यू, फाइनल मोमेंटम कितना है, जीरो। और हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होता है। तो देखो ये मोमेंटम में जो चेंज हुआ, एम यू माइनस, सॉरी एम वी माइनस एम यू, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, एम यू, और इसने लिया टाइम टी, तो इसके हाथ में लगेगा क्या, फोर्स।
देखो क्या होता है, जब भी किसी चीज की स्पीड चेंज होती है तो उसके कारण क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, और मोमेंटम चेंज होने के कारण ही क्या लगता है, फोर्स लगता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स भी आएगा। तो क्रिकेटर लोग जब बॉल को पकड़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, देखो ये जो नीचे वाला टाइम टी है, सोचो अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा दी तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्रिकेटर जब भी बॉल को पकड़ते हैं तो बॉल पकड़ने के बाद अपने हाथ को ऐसे नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो उसकी वेलोसिटी सडनली जीरो नहीं होती, उसका मोमेंटम धीरे 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 करके एक टाइम के बाद जीरो होता है। जैसे अगर मान लो ये कांच का ग्लास है, अगर मैं इसको हार्ड सरफेस के ऊपर छोड़ दिया तो जैसे ही उसको टच करेगा वैसे ही इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी है, जीरो। तो इसकी वेलोसिटी चेंज होने में या मोमेंटम चेंज होने में कोई टाइम लगा क्या, नहीं, एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम। तो जितना कम होगा टाइम, देखो नीचे एकदम छोटी वैल्यू, तो देखो फोर्स बहुत बड़ा आया है या नहीं, बहुत बड़ा फोर्स आता है। वहीं सोचो अगर ये गद्दे पे मैंने इसको गिरा दिया तो गद्दा खुद दब जाता है, तो इसकी वेलोसिटी तुरंत जीरो नहीं हुई, उसने कम से कम एक आध सेकंड का टाइम लिया। पहले तो भाई जीरो टाइम में हो जा रहा था, लेकिन अब टाइम की वैल्यू बहुत बढ़ गई। उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी आ गई तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप देखो जैसे कि अगर मैंने किसी के गाल के ऊपर ऐसे हाथ रखा हुआ है और धीरे 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 मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ा बढ़ा के 50 न्यूटन तक के ले जा दिया, तो उसको फील होगा हाँ यार 50 न्यूटन है ये। धीरे धीरे मैंने बढ़ाया, उसको पता भी नहीं चलेगा। अपने बाजू वाला दोस्त जो बैठा हुआ है किसी से बात कर रहा है ना, उसके पीछे आप ऐसे फोर्स लगाते रहना, धीरे धीरे वो बात करता रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वही 50 न्यूटन आप इन जीरो टाइम लगा के देखना, ऐसे करके जोर से, तुरंत वो पीछे पलट के आपको 100 न्यूटन वापस करेगा। क्यों, क्योंकि वो फोर्स आपने उसको एकदम कम टाइम में दिया, तो उसके कारण वो फोर्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहां से हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लिया। कॉन्सेप्ट क्या था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और नीचे इन टाइम टी। तो टाइम को इधर लेके चले गए, फोर्स इंटू टी, तो ये क्या बच जाता है, एम वी माइनस एम यू, ये चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। क्या ये समझ में आया? हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की शुरुआत यहीं से की थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन का स्टेटमेंट है, इसको मैंने खुद से नहीं बनाया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, और ये कितनी देर में हुआ, इन टाइम टी। अब यहां से क्या किया किसी ने, इस टाइम टी को लेके इधर चला गया, तो ये जो एफ इंटू टी, ये जो टर्म बचा ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। तो देखो, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन इट प्रोड्यूसेस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, इट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स और इंपल्स। तो अगर कोई भी फोर्स एक छोटे से टाइम में लगा तो वो क्या करेगा, देखो इसका रेट, इसका चेंज कर देगा मोमेंटम, और जैसे ही मोमेंटम चेंज हुआ तो उसको क्या फील होता है, फोर्स फील होता है। न्यूटन का लॉ है यार, जैसे ही मोमेंटम चेंज होगा तो उसको फोर्स फील होगा, तो वही क्या कहलाता है, इंपल्स। इसके एग्जांपल क्या है, हिटिंग अ बॉल विथ बैट। बॉल आ रही थी इस डायरेक्शन से, जैसे ही आपने उसको इस डायरेक्शन में हिट किया, आपने एक फोर्स लगाया, और वो फोर्स एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो उस बॉल का मोमेंटम चेंज कर देता है। मोमेंटम कैसे चेंज करता है, उसकी वेलोसिटी को चेंज करके। सर अगर 50 की स्पीड से बॉल आ रही थी और 50 की स्पीड में वापस चले गई तो उसका तो मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है क्या? वेलोसिटी चेंज हुई है, पहले 50 इस डायरेक्शन में थी, अब 50 उस डायरेक्शन में है। तो आप चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखोगे, एम वी माइनस एम ब्रैकेट में माइनस बी। आएगा क्वेश्चन इसके ऊपर, अभी टेंशन नहीं लो। इसका सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन, जितनी देर तक के फोर्स जो है वो लगा रहा है, तो एफ इंटू टी। सर ये फोर्स कहां, ये फॉर्मूला कहां से आया? एक्चुअली फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन मोमेंटम मुझे पता है क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम को मैं उस तरफ लेके चला गया, तो ये जो एफ इंटू टी था वो हमको क्या दे रहा है, चेंज इन मोमेंटम दे रहा है। चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फोर्स के लिए।
उस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, इंपल्सिव फोर्स नाम दे दिया। तो F इंटू टी, इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। क्या इतना क्लियर है? अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 केजी, ये एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये एक बिलियर्ड्स का टेबल है, यहाँ पे ये एक बॉल है और ये एक बॉल है, दोनों सेम मास की है, दोनों का मास 0.05 केजी, 0.05 केजी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है और दोनों की जो स्पीड है वो है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, ये इस डायरेक्शन में वो इस डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ। What is the impulse imparted to each ball due to the other? Impulse, impulse क्या होता है? Impulse is equals to force into time और mv minus mu। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, बस इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। अब देखो दोनों बॉल्स के लिए मुझे सेपरेट सेपरेट चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे जब ये दोनों कोलाइड करेंगी उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल सही, दोनों का मास बिल्कुल सेम है, तो जैसे ही वो टकराएंगी ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलना शुरू कर देंगे। भाई जब दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि दोनों एक ही साइड चले जाएं या इस साइड चले जाएं। दोनों इक्वल और अपोजिट, मतलब इक्वल मास है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो कोलिजन के बाद ना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। तो इसका जो फाइनल डायग्राम बनेगा ना वो ऐसा टाइप से बनेगा कि जैसे इनमें कोलिजन हुआ, ये इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू की और ये इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करी। अब बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है। बॉल नंबर 1, इसका मास कितना था? 0.05 और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 6 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर के बाद इसका मास कितना हो गया? 0.05 केजी, मास तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? -6 मीटर पर सेकेंड, -6 मीटर पर सेकेंड। अब इसके लिए देखो इसका मास कितना था? 0.05 केजी और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? -6 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में माइनस लेते हैं ना, और यहां पे देखो क्या हुआ? 0.05 केजी और वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड। क्या इतना समझ में आया? अब इसने क्या पूछा है? दोनों बॉल के लिए अलग अलग आप क्या निकालो? इंपल्स निकालो। तो देखो बॉल नंबर 1 के लिए, बॉल नंबर 1 के लिए मैं इंपल्स निकालता हूं। तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इसका मास था 0.05, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी? -6 माइनस 0.05, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी? 6। ये हो जाएगा इसके लिए इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये माइनस है, ये सामने आ जाएगा, तो -0, ये 6 5 30, 6 5 30, तो कितना हो जाएगा? ये दोनों का हमने सेम लिखे ना, हाँ, तो ये -30 और -30 कितना हो जाएगा? 0.6 न्यूटन सेकेंड। यूनिट इसकी न्यूटन सेकेंड कैसे है? इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, तो न्यूटन सेकेंड। या इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, क्योंकि मास और वेलोसिटी। बस आपको करना क्या है? इनिशियल मोमेंटम निकालना है और फाइनल मोमेंटम निकालना है। मास तो हमेशा सेम रहता है, मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकालना होता है। सोचो अगर ऐसा होता कि ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती 6 मीटर पर सेकंड। मान लो कुछ ही ऐसी बॉडी से टकराती कि अब इसकी उस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई है 2 मीटर पर सेकंड, तो v की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 मीटर पर सेकंड। बस यहाँ पे अब u और v की जगह पे आपको 6 और 2 पुट करना है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का खेल है पूरा ये इंपल्स। क्या इतना क्लियर है? और दूसरी वाली बॉल के लिए भी सेम आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी।
एक का मोमेंटम इस डायरेक्शन में चेंज हुआ है तो दूसरे का मोमेंटम उस डायरेक्शन में चेंज होता है हमेशा। कैरम अगर आप लोगों ने खेला होगा तो देखा होगा, स्ट्राइकर्स जैसे किसी आप गोटी को हिट करते हैं तो उसके पास भी एक वेलोसिटी आ जाती है, आती है नहीं, और स्ट्राइकर की वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है कोलिजन के कारण। चलिए इसके साथ ही अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या ये मोशन का थर्ड लॉ आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है? क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिना देखे बताएंगे? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस आप लोगों ने इतना ही सुना हुआ था। अब इसके बारे में मैं और कुछ चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं कि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन जैसी दो चीजें तो हमको दिखाई देती हैं, पर ये जो दोनों फोर्सेस होती है ना, सबसे पहली चीज ये दोनों अलग अलग बॉडी के ऊपर लगती हैं। जैसे कि अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा तो उसके गाल में जो लगेगा वो क्या है, एक्शन, और आपके हाथ पे भी तो लगता है, वो क्या हो जाता है, रिएक्शन। जैसे किसी ने आके आपको धक्का मारा, आप आगे की तरफ गिरे लेकिन वो पीछे की तरफ गिर जाएगा, तो आपके ऊपर लगा एक्शन और उसके ऊपर लगता है क्या, रिएक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो नोट करने लायक है वो यही है कि ये एक्शन रिएक्शन जो होते हैं ये अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप लिखना मत। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, हेंस दे नेवर कैंसल ईच अदर। लेकिन आप लोगों के स्कूल में यही पढ़ाया जाता है कि देखो ये है एक्शन mg और ये है इसका रिएक्शन r, तो कैंसल आउट हो गए। जब ये फोर्सेस अलग अलग बॉडी के ऊपर लग रहे हैं तो ये कैंसल आप कर नहीं सकते। और दूसरी चीज है कि एक टाइप के फोर्स के बदले में रिएक्शन भी सेम टाइप का ही आता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन है तो रिएक्शन भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर स्प्रिंग फोर्स एक्शन है तो रिएक्शन भी क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स। अगर एक्शन टेंशन फोर्स है तो रिएक्शन भी क्या होगा, टेंशन फोर्स। लेकिन यहां पे देखो ना कितना गड़बड़ है, ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और बदले में रिएक्शन हमको क्या मिल रहा है, रिएक्शन फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। एक्चुअली आप लोगों को जो ओरिजिनल रिएक्शन फोर्स है ना वो दिखाई नहीं जाती है। आज उसको देख लो, आज के बाद हम भी उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन में आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखो ये हमारी प्यारी अर्थ है, ये है अर्थ। अब यहाँ पे एक बॉडी, इस बॉडी के ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे जाके हम ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ने वाले हैं कि ये हमेशा क्या होता है, दो बॉडीज के बीच में लगता है। अगर ये इसके ऊपर mg लग रहा है तो आपको पता है अर्थ के ऊपर भी इस डायरेक्शन में mg लग रहा होता है। आप दो मैग्नेट को पास में लाके देखना, अगर एक मैग्नेट दूसरे को खींच रहा है तो दूसरा मैग्नेट भी पहले वाले को हमेशा अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्शन है तो रिएक्शन भी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो ये वाला जो फोर्स है ना, ये हम लोगों को आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना है। दो बॉडीज के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका हम लोग फॉर्मूला भी लिखेंगे, Gm1m2/r का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो अकेला नहीं होता, अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है तो बॉडी भी क्या करती है, अर्थ को अपनी तरफ खींचती है। इतना तुच्चा सा फोर्स है, वो तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा, क्या अर्थ को उसकी तरफ खींच सकता है, नहीं। इसलिए अर्थ नाम को मूव होती हुई दिखती नहीं है। लेकिन ये भी जो है ना इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अगर इस पेन को आप यहाँ पे ड्रॉप करो तो इस पेन को अर्थ ने अपनी ओर खींचा और ये पेन भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसके ऊपर ये छोटा सा फोर्स कोई काम नहीं करता और अर्थ ऊपर नहीं होती। तो देखो ये है एक्शन और ये है रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दिख गया mg के बदले mg, लेकिन तुमने क्या किया, इसको नीचे की तरफ आने नहीं दिया। सोचो अगर तुम अपने सर के ऊपर एक 50 किलो की बोरी रख के बैठे हो, तो जो 50 किलो की बोरी है उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है mg से, लेकिन तुमने उसको रोक के रखा हुआ है, तो वो फोर्स कहां ट्रांसफर हो जाएगा, आपके सर के ऊपर। तो वो एक एक्शन फोर्स हो गया। उसने अपने वेट के कारण आपके सर के ऊपर एक फोर्स लगाया। अब देखो यहां पे मैं उस फोर्स को आपको दिखाता हूं कि मान लो यहां पे
हमने कुछ रख दिया, उसके कारण ये जो mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, अब वो कहां लगेगा? इस सरफेस के ऊपर लगेगा। इस सरफेस के ऊपर लगेगा इस mg के कारण एक रिएक्शन फोर्स, और बदले में ऑफर होगा क्या? एक रिएक्शन फोर्स। बोरी ने आपके सर के ऊपर लगाया एक्शन, बदले में आपने क्या लगाया उसके ऊपर? रिएक्शन। क्या इतना समझ में आया? तो देखो, ये mg और ये mg, ये एक्शन ये रिएक्शन। अब इस बोरी ने आपके सर के ऊपर लगाया एक्शन, तो आपके सर ने इसके ऊपर लगाया क्या? रिएक्शन। तो ये पेयर बनता है इनका, और ये पेयर बनता है इनका। लेकिन 99.9% हमारे केसेस में क्या होता है, ये और ये बिल्कुल सेम हो जाते हैं, ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और ये जो लग रहा है। सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अगर कोई बॉडी है, अगर मान लो वो स्टेशनरी रखी हुई है, एक फोर्स इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है ये रिएक्शन, और नीचे की तरफ लग रहा है mg, लेकिन जो बॉडी है स्टेशनरी रखी हुई है, इसका मतलब इसका क्या होगा? असलरेशन जीरो होगा। और अगर असलरेशन जीरो है, इसका मतलब नेट फोर्स भी कितना है? जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है, मतलब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? R इज इक्वल टू mg लिख देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे ये हमारी एक बॉल थी, इसके ऊपर ना नीचे की तरफ लग रहा था mg, लेकिन मैंने क्या किया? इसको रोक के रखा हुआ है। तो इसने क्या किया? अपना जो फोर्स है ना इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। वो फोर्स इसके ऊपर जैसे ही ट्रांसफर किया, तो इस सरफेस ने इसके ऊपर क्या लगाया? एक रिएक्शन फोर्स लगाया। और ये mg नीचे लग रहा था, तो नीचे जो अर्थ है ना इसके ऊपर भी ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg। तो mg एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन। इस बॉल ने सरफेस पे लगाया एक्शन, नीचे चल मेरे साथ, ये नीचे नहीं गई, इसने क्या किया? इसको बदले में वापस से एक रिएक्शन ऑफर कर दिया। तो ये एक्शन रिएक्शन का पेयर है। कोई भी बोले कि ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, तो बोलना कि नहीं, एक्शन और रिएक्शन सेम काइंड ऑफ फोर्स होते हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये तो रिएक्शन फोर्स है, बोलना ये कहां से एक्शन रिएक्शन होगा? ये एक्शन रिएक्शन कभी पेयर नहीं बनते हैं। आगे चल के हमने कैलकुलेशन से देखा कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, पर ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है। ये एक्शन है और नीचे अर्थ के ऊपर रिएक्शन है। इस बॉडी ने सरफेस के ऊपर लगाई कोई फोर्स, तो बदले में सरफेस ने क्या करी? इसको ऑफर एक रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन का पेयर समझ में आया? इनकेस समझ में नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इसी को एक्शन रिएक्शन समझ के काम चला सकते हैं। तो लिखिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन there is always an equal and opposite reaction। और वो वाला डायग्राम बना दीजिएगा और ये लिख दीजिएगा, इफ अ बॉडी A exerts force F on another body B, then B exerts a reaction force R which is equals to minus F on A। B के ऊपर A ने लगाया नीचे की डायरेक्शन में फोर्स, तो B जो है A के ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगा एक रिएक्शन फोर्स। हो गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। मैंने दिखाया था mg एक तो छोटी बॉडी पे लग रहा है और दूसरा mg अर्थ पे लग रहा है। उसके बाद उस छोटी बॉडी ने सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाई, वो सरफेस के ऊपर फोर्स लगी, बदले में उसको एक रिएक्शन फोर्स मिला। तो ये हमेशा एक्शन और रिएक्शन ना अलग अलग बॉडीज पे होते हैं, और एक ही बॉडी पे लगने वाले दो फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, पर अलग अलग बॉडी में लगने वाले दो फोर्स एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते हैं। और न्यूटन का थर्ड लॉ हमको क्या बताता है? देयर इज, जो फोर्स है वो हमेशा किस में आते हैं? पेयर में आते हैं। कभी भी फोर्स अकेला नहीं आता, हमेशा पेयर में। देखो, फोर्स लगाने के लिए ना दो बॉडी चाहिए, एक फोर्स लगाएगी और दूसरा उस फोर्स को बियर करेगी।
तो जहां पे भी दो बॉडी आती है, जब वो फोर्स बियर करेगी तो वो क्या करेगी, एक रिएक्शन लगाएगी। तो फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं। तो यहाँ तो आपको ये स्टेटमेंट पूछता है, उतना डिटेल में आपको जानने की उतनी जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने समझा दिया। अब देखो इसके बाद हमको पढ़ना है किसका कॉन्सेप्ट, लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम पढ़ोगे तब तो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ना ये 4 केसेस को स्टडी करेंगे और उसके बाद वाला न्यूमेरिकल आप लोग खुद से बना लेंगे। पहला वाला केस है, इस केस में इसका असलरेशन जो है वो 0 है। हमने मान लिया कि इसका असलरेशन 0 है। असलरेशन 0 होने का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा है। अब देखो ये एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, मान लो इसका जो वजन है ना, एक्चुअल वजन वो 60 केजी है। अगर मान लो ये लिफ्ट पे नहीं खड़ा होता, जमीन में खड़ा होता कहीं पे वेइंग मशीन के ऊपर, तो वेइंग मशीन भी कितना दिखाती, 60 केजी। लेकिन अब ये बंदा अपनी वेइंग मशीन को लेके कहां पहुंच गया है, लिफ्ट में पहुंच गया है। और एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि वेइंग मशीन हमेशा क्या दिखाती है, वेइंग मशीन ऑलवेज डिस्प्ले क्या, रिएक्शन फोर्स। तो जो आप रस्सी से लटके हुए हो, आपने बस वो वेइंग मशीन को टच किया हुआ है, आपका तो एमजी लग रहा है ना अभी भी, क्या उसमें कोई रीडिंग आएगी, तो वो एमजी नहीं दिखाती है, वो दिखाती है रिएक्शन। तुमने उसके ऊपर जो कितना फोर्स लगाया है वो, तुम्हारा मास कुछ भी हो, तुम लटके हुए हो भाई, तुमने सिर्फ टच करके रखा हुआ है तो कोई मास नहीं दिखाई। तुम्हारा मास खुद का एमजी, तुमने एक स्कूल बैग भी टंगा के रखा हुआ है, उसको क्या पता, तुमने जितना फोर्स लगाया वो उतना रीडिंग दिखा देगी। तो वेइंग मशीन ऑलवेज डिस्प्लेज रिएक्शन फोर्स, ये लाइन को आप लोगों को याद रखना है, हमेशा रिएक्शन फोर्स को ही वो शो करती है, हमेशा। अभी हम लोग देखेंगे कहां से रिएक्शन फोर्स आ रहा है, तो हमेशा वो क्या शो करेगी, रिएक्शन फोर्स को शो करेगी। चलो अब इसको देखते हैं। इस यहां पे हमने लिया है असलरेशन 0 है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये जो हमारा बंदा है, ये देखो इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, एक रिएक्शन फोर्स। ये है रिएक्शन। अरे भाई यहाँ पे खड़ा है इस सरफेस पे, ग्रेविटी के कारण इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो नीचे जा क्यों नहीं रहा था, क्योंकि ये लिफ्ट की जो बॉडी है ना, इसको ऊपर की तरफ में एक रिएक्शन फोर्स दे रही है, इसलिए तो ये अपनी जगह पे बना हुआ है। तो ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स, नीचे की तरफ mg, और असलरेशन कितना है, 0। नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स r माइनस mg, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, r इज इक्वल्स टू mg। ध्यान से देखते जाओ, हमने देखा कि जब भी कोई बॉडी रहती है उसके ऊपर एक फोर्स नीचे mg लगेगा, और वो किसी सरफेस पे खड़ी है तो उसके ऊपर एक रिएक्शन लगेगा। अगर सरफेस पे नहीं खड़ी होगी ना तो उसके ऊपर ही रिएक्शन नहीं लगेगा यार। ये पेन हवा में रख दूंगा तो इसके ऊपर सिर्फ mg लगेगा, लेकिन अगर ये किसी सरफेस पे है तो नीचे mg और ऊपर रिएक्शन। तो ये लिफ्ट में खड़ा था तो नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है रिएक्शन। ये दोनों तो हमेशा आपको बनाने हैं। तीसरी चीज क्या दिखाओगे आप, असलरेशन। क्वेश्चन में दिया रहेगा असलरेशन 0 है, असलरेशन ऊपर है, असलरेशन नीचे है, हमने रस्सी काट दी है, ऐसे सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला केस है, तो देखो हमने क्या किया, ये हमारा बंदा खड़ा है, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ रिएक्शन, और असलरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 0। तो हमने ये डायग्राम बना दिया। अब इसमें नेट फोर्स कितना हो जाएगा, r माइनस mg। कोई बोलेगा सर आपने r माइनस mg क्यों बोला, इसमें तो असलरेशन का डायरेक्शन नहीं पता है। अरे तुम mg माइनस r लिख लो, mg माइनस r लिखोगे तो भी तो r इज इक्वल्स टू mg मिलेगा। तो r इज इक्वल्स टू r माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। तो जैसे इसमें हमने पुट किया तो हमको क्या मिला, r इज इक्वल्स टू mg। तो वेइंग मशीन क्या दिखाती है, हमेशा रिएक्शन दिखाती है। तो बॉडी वेइंग मशीन क्या दिखाएगी, mg, यानी कि जो इसका एक्चुअल वेट है वही शो होगा। तो देखो अगर इसका एक्चुअल वेट 60 केजी है ना, तो यहां पे भी कितना शो होगा, 60 केजी शो होगा। अब अगला वाला केस, अगले वाले केस में देखो बॉडी कहां जा रही है, अब लिफ्ट जो है हमारी ऊपर की तरफ जा रही है।
अब देखो, जब भी कोई लिफ्ट वाला क्वेश्चन आए ना, आदमी को ऐसे बना देना, उसका mg किधर लगेगा बोलो, नीचे। रिएक्शन फोर्स कहां लगेगा बोलो, ऊपर। और एक्सेलरेशन कहां लगेगा, क्वेश्चन में दिया होगा। यहां पे क्या दिया हुआ है, ऊपर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बताओ यहां पे नेट फोर्स कितना होगा, R माइनस एम जी, क्योंकि लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर, मतलब ये R बड़ा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, R माइनस एम जी, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम जी प्लस एम ए। अरे जितना इसका मास नहीं है ना, जितना, उससे ज्यादा अब रिएक्शन फोर्स आ रही है। और रिएक्शन फोर्स ही कौन शो करता है, हमारी वेइंग मशीन। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमारा वजन ज्यादा शो होगा कि कम शो होगा, ज्यादा शो होगा। mg तो mg, साथ में ऊपर जाने के कारण जो फोर्स हमको मिल रहा है ना, वो भी काउंट हो जाएगा इसमें। तो ये ऊपर जाने के केस में, क्या कोई बच्चा नीचे जाने वाले केस को सॉल्व करके बता सकता है। ये देखो, ये है हमारी बॉडी, इसमें नीचे की तरफ लगेगा हमेशा mg, ऊपर की तरफ लगेगा हमेशा रिएक्शन। इस बार बॉडी हमारी जो है ना, लिफ्ट वो जा रही है नीचे। इसका मतलब मैं क्या लिखूं यहाँ पे, mg माइनस आर। भाई mg बड़ा होगा तभी तो नीचे जाएगी, तो mg माइनस आर इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल्स टू mg माइनस ma। तो जो मेरा एक्चुअल वेट है, देखो उससे कम शो करेगा आप, क्योंकि वेइंग मशीन क्या शो करता है, रिएक्शन। तो जब लिफ्ट नीचे जाती है ना, तो ये, तुम एक जिम खोल लो, किसी को बोलना क्या होना है तुम्हें, वो बोलेगा मुझे मोटा होना है, तो उसको बोलना ठीक है, उसको लिफ्ट में ले जाना, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, देखो तुम मोटे हो गए। किसी को होना है दुबला, तो लिफ्ट जब नीचे जा रही हो तब उसको वेइंग मशीन में खड़े कर देना, क्योंकि तब उसका वेट कम शो करेगा, बोलना हो गए आप दुबले। समझ रहे हो। अच्छा, चौथा केस बताओ मुझे कि वेइंग मशीन यहाँ पे कितना शो करेगी। देखो यहाँ पे ये 60 kg है, तो यहाँ पे ना हो सकता है 80 kg शो करे। मैं ऐसे ही बढ़ा के लिख दे रहा हूं कुछ भी वैल्यू। अगर इसका वेट 60 है तो पता है यहाँ पे 40 शो करेगा। इस वाले केस में अगर इसका वेट 60 है, तो बताओ इसका वेट वेइंग मशीन कितना शो करेगी। कैलकुलेशन करके, ऐसे नहीं। लिखो यहाँ पे, ये है हमारा आदमी, नीचे लग रहा है mg, और ऊपर की तरफ लगता है रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ पे आपने कट कर दिया इसको, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कहां होगा, डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के कारण ये नीचे आएगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ होगा और g के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई। कोई भी बॉडी फ्री फॉल होती है तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। अगर मैं इसको अपने हाथों से नीचे ला रहा हूं तो अपनी मर्जी का एक्सेलरेशन दे सकता हूं, लेकिन छोड़ दिया तो इसके ऊपर जी लगता है सीधा। तो बिल्कुल सही। देखो, वेइंग मशीन भी हवा में आ गई, भाई साहब भी हवा में आ गई, कोई रिएक्शन ही नहीं लग रहा है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, नीचे की तरफ जा रहा है मतलब mg बड़ा है, तो mg माइनस आर इज इक्वल्स टू मास इंटू यहाँ का एक्सेलरेशन। तो यहां से हमको मिल जाएगा r इक्वल टू 0, मतलब वेइंग मशीन कितना वेट शो करेगी, 0। तो जिस बच्चे ने एक लाइन रट ली कि वेइंग मशीन हमेशा रिएक्शन फोर्स शो करती है, उस सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। तो वेइंग मशीन रिएक्शन फोर्स को शो करती है, रिएक्शन लगता है ऊपर, mg लगता है नीचे। चलो इसी बात पे अगला वाला क्वेश्चन बनाओ। एक आदमी है जिसका 70 किलोग्राम मास है, वो वेइंग स्केल के ऊपर खड़े हो गया है एक लिफ्ट में, और लिफ्ट मूव कर रही है। पहला केस है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, दूसरे में डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड। तो यहाँ पे आपको सारे केसेस का आंसर मुझे बताते जाना है, जिसका आंसर आए वो बताते जाए। पहला वाला केस है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है लिफ्ट, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड, यानी एक्सेलरेशन 0। वेरी गुड, बस वो यही कहना चाह रहा है। हाँ, लेकिन हम न्यूटन को ना वापस से केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जी से डिवाइड करके। तो देखो यहाँ पे, ये जो बॉडी है ना, इसका मास नीचे की तरफ लग रहा था mg,
रिएक्शन लग रहा था ऊपर की तरफ, और यहां पे क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड, इसीलिए असलरेशन की वैल्यू 0। तो नेट फोर्स R माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन, जो कि 0 है। यानी यहां पे जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, mg। यानी कि रिएक्शन फोर्स कितना मिलेगा, 70 इंटू 10, यानी कि 700 न्यूटन। लेकिन आप जब वेइंग मशीन में खड़े होते हो तो वो किलोग्राम बताती है या न्यूटन बताती है, किलोग्राम। न्यूटन में किलोग्राम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जी से डिवाइड करके। तो सोचो अगर मैं जी से मल्टीप्लाई ही ना करूं तो रिएक्शन भी किसमें, केजी में ही आएगा। देखो जी से मल्टीप्लाई करते हो ना तो वो न्यूटन में बन जाता है, जी से डिवाइड कर दो, एम जी डिवाइडेड बाई जी, 70 आंसर आएगा। हाँ देखते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट केस है, इसमें बोल रहा है लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड जा रही है, ये हमारा आदमी नीचे लगता है एम जी, ऊपर लगता है आर, लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। नेट फोर्स एम जी माइनस आर, समझ तो आ रहा है ना, एम जी माइनस आर क्यों लिख रहे हैं, आर माइनस एम जी क्यों नहीं, क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है, इससे मतलब एम जी ज्यादा है, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। रख दो यहां पे सारी वैल्यूज। देखो यार मैं ऐसा करता हूं, mg को ना उस तरफ ले जाता हूं, दोनों में से मास कॉमन निकल जाएगा, बार बार मास से कौन मल्टीप्लाई करे। तो यहां से r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 70 इंटू 10 माइनस 5, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 इंटू 70, यानी कि 350 न्यूटन। 350 न्यूटन यानी कितने किलोग्राम, 10 से डिवाइड कर दो, 35 किलो। आदमी को खुद का वजन कितना फील होगा, 35 किलोग्राम। न्यूटन से किलोग्राम में कैसे बदले, 10 से डिवाइड कर दो, खत्म। ठीक है, हाँ। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस अगले वाले में, तो 15 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अगले वाले का भी आंसर आ गया। What would be the reading if the lift mechanism failed and it hurtled down freely under gravity? यानी कि आपको दे दिया है कि रस्सी कट चुकी है और वो ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है। अगर ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा कितना, जी का। तो वो वैल्यूज को आप लोग रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, शानदार 0। तो क्या लिफ्ट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे तो नहीं बनेंगे, मैक्सिमम बन जाएंगे। कितना इजी है, बस आपको रिएक्शन फोर्स निकालना है फ्री बॉडी डायग्राम बना के। अब उसके बाद है बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये सबसे सुंदर आउटकम है किसका, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का। क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो किस लॉ से बना है, तो आप क्या बोलेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये जो स्लाइड में हमने ऐसा लिखा हुआ है एरो बना के, क्वेश्चन में पूछता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किस किस लॉ का आउटकम है, तो आप लिखेंगे इट इज आउटकम ऑफ 2 लॉज which are second law of motion and third law of motion. More precisely Newton's second law of motion and Newton's third law of motion. न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता था कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सोचो अगर किसी सिस्टम में बाहर से कोई नेट फोर्स ना लगे, तुम एक कार के अंदर बैठे हो, कार बंद है, कार को तुम आगे धकेलना चाहते हो, तुमने अपनी सीट को ये आगे धकेलना शुरू किया, क्या बाहर से कोई फोर्स आया सिस्टम में। मैं यहां पे बार बार एक चीज बोलूंगा, एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स तो है सिस्टम के अंदर, आप अपनी सीट को, कार में बैठे बैठे सामने वाली सीट को बहुत धक्का लगा रहे हो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि फोर्स क्या है, इंटरनल है। अगर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
अरे नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा हूँ ना यार, जब कोई बाहर से फोर्स ही नहीं लग रहा है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। अगर ये हो गया जीरो, ये क्या लिखा हुआ है? ये चेंज इन मोमेंटम। वेरी गुड। अच्छा हुआ किसी ने मोमेंटम नहीं बोला, चेंज इन मोमेंटम। ये भी इधर आके जीरो हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि अगर बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा बाहर से तो उसका मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और इसी को हम क्या कहते हैं? कंजर्व्ड रहना। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो हम क्या कहेंगे? कंजर्व्ड है। आपने एक पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, उस बोतल को पकड़ के जोर से शेक कर दिया तो अंदर में देखना कैसे बबल वगैरह उठ जाते हैं। क्या उसका मास कम ज्यादा कुछ हुआ? मास कभी कम नहीं होगा, जितना मास पहले था अभी भी उतना ही मास है, तो मास इज कंजर्व्ड। वैसे ही अगर हमारी बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो हमारी बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ये। अभी इसके एप्लीकेशन देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा रॉकेट चलता है। एक बात देखो, जो हेलीकॉप्टर है वो कैसे उड़ता है? वो क्या करता है? अपने ऊपर की हवा को नीचे की तरफ धकेलता है, इसलिए वो ऊपर उठ पाता है। हवाई जहाज क्या करता है? अपने सामने की एयर को पीछे की तरफ पुश करता है। उसमें देखो सामने बाजू में ऐसे लगे रहते हैं टर्बाइंस, तो वो ऐसे ढकेल, जैसे आप नाव चलाते हैं ना, आप पानी को क्या करते हैं? पीछे ढकेलते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्पेस में वहां तो कोई एयर नहीं है, तो वहां पे तो भाई क्या होगा? हम किसी के ऊपर एक्शन लगाएंगे तो हमको रिएक्शन मिलने वाला नहीं है, तो वहां कैसे चले? तो वहां पे ये वाला लॉ बहुत काम आता है। कैसे काम आता है? रॉकेट कैसे काम करता है, कैनन कैसे काम करती है, गन कैसे काम करती है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये हमारी एक कैनन रखी हुई है और कैनन के अंदर में एक ना ये गोला रखा हुआ है। ये कंबाइंड सिस्टम हो गया। अब इसके अंदर में क्या रहता है? बहुत सारा बारूद होता है। जैसे ही आप उसको जलाते हैं और आप दूर हट गए, आपने बाहर से इसमें कोई फोर्स नहीं लगाया, जो फोर्स लगेगा वो अंदर ही ये खुद जनरेट करेगा। तो बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लगा तो जो इसका पहले मोमेंटम था बाद में भी तो इसका वही मोमेंटम होगा। देखो अभी ना चीजों को थोड़ा सा याद करो, चीजें अपने आप समझ में आएंगी। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा तो जो पहले मोमेंटम है बाद में भी सेम मोमेंटम रहेगा। तो यहां पे जो मोमेंटम था किसका? कैनन कैनन प्लस बॉल। मान लो इसका जो मोमेंटम था उसको मैंने नाम दे दिया पी आई, इनिशियल मोमेंटम। जब ये गोला चल गया, इस कंडीशन में भी कैनन और बॉल, इनका जो टोटल मोमेंटम होगा ना वो भी क्या होगा? पी आई के बराबर होगा। तो देखो जब ये गोला चल गया तब कैनन प्लस बॉल, इनका कंबाइंड जो मोमेंटम होगा पी फाइनल होगा। लेकिन क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा था तो मैं लिख सकता हूं पी आई इज इक्वल टू पी एफ। इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। इतना आप लोगों को पहले याद रखना है कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा। जो इनिशियल मोमेंटम वही फाइनल मोमेंटम। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसका एप्लीकेशन हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक बुलेट है वो की एक गन के अंदर रखी हुई है। अब एक बात बताओ, ये हमारी गन है और ये हमारी बुलेट है, ये हमारे हाथ में रखी हुई है। गन की क्या स्पीड है अभी? जीरो। बुलेट की क्या स्पीड है अभी? जीरो। तो गन और बुलेट, अगर इसकी स्पीड जीरो है तो इसका मोमेंटम जीरो, बुलेट की स्पीड है तो बुलेट का मोमेंटम भी जीरो। तो दोनों का टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है। ये बात कब समझ गए? अब देखो इसमें कोई बाहर से फोर्स लगाता है क्या? इसमें जो फोर्स लगता है ना वो अंदर में लगता है। यहाँ पे देखो बर्न होता है जो भी बारूद होता है और उस वजह से ये बाहर निकलना शुरू होता है। अब देखो इसका जो मोमेंटम हो, इसकी एक वेलोसिटी हो जाएगी। इसको मैंने नाम दे दिया क्या? वेलोसिटी v। और देखो जब भी आप गन को चलाते हो तो गन में एक झटका लगता है। बताओ किस डायरेक्शन में लगता होगा? वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब बुलेट आगे जाएगी तो पता है ये पीछे की तरफ धकेला जाती है। जैसे कि पिछले केस में यहाँ पे देखो, यहां तक के रखा हुआ था ये हमारा कैनन, लेकिन जैसे ही गोला चला तो देखो ये पीछे की तरफ पुश हो जाता है।
आप एक नाव में खड़े होना और नाव से कूद जाना, देखना नाव पीछे की तरफ सरक जाती है, होता है या नहीं ऐसा? तो अपोजिट डायरेक्शन में ये हमको मोशन देखने के लिए मिलता है। तो यहां पे देखो ये तो आगे बढ़ गई v वेलोसिटी से, और ये किस डायरेक्शन में जाएगी, पीछे की डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मान लो u है। तो देखो इनका इनिशियल मोमेंटम जीरो था, इनका फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। देखो इनिशियल मोमेंटम क्या था, इसकी भी स्पीड जीरो, इसकी भी स्पीड जीरो, लेकिन अब फाइनल मोमेंटम निकाल रहा हूं मैं। फाइनल मोमेंटम गन के लिए मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट। लेकिन यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक है, अगर उस डायरेक्शन की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। भाई स्वाभाविक है, बुलेट उधर जा रही है तो गन इस साइड जाएगी, तो इसके सामने हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। तो इनिशियल मोमेंटम जो था हमारा वो जीरो था, और जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो हम लोग इसमें भी क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। और यहां से हमको क्या मिलेगा, मास ऑफ गन इंटू उसकी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। आप इससे ना पूरे खेल खेल सकते हो कि मेरी साइकिल में एक मेरा दोस्त बैठा हुआ था पीछे की तरफ मुंह करके कैरियर पे, और वो कूद गया, तो जो मेरा इनिशियल मोमेंटम रहा होगा फाइनल मोमेंटम भी तुम दोनों का सेम रहेगा। तो दोस्त जिस स्पीड से कूदा और दोस्त का मास प्लस तुम्हारी साइकिल और तुम्हारा मास प्लस तुम्हारी वेलोसिटी, तो ऐसे करके तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। यानी तुम्हारा दोस्त अगर कूद गया, वो कैरियर में उल्टा बैठा हुआ था, और जैसे ही वो कूदेगा तो तुम्हारी साइकिल में इस तरफ फोर्स लगा देगा, वो उस तरफ जाएगा और तुम्हारी साइकिल इधर, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखो क्योंकि मोमेंटम को क्या होना है, अभी भी सेम रहना है, तो इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना हम लोग, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत इजी टॉपिक है ये। इसमें हमेशा क्या होता है, मोमेंटम हम सेम कर देते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे अगली क्लास में। जैसे कि देखो एक शेल है, शेल ऑफ मास 0 पॉइंट, टाइम हो गया क्या। अब देखो वाले क्वेश्चन में यही वाला डायग्राम आप लोग रेफर करना कि एक बंदूक के अंदर में ना 0.02 kg की एक बुलेट है, और जो हमारी गन है उसका मास 100 kg है। अब देखो ये हमारी गन है, इसका मास है कितना, 100 kg, और इसके अंदर में एक बुलेट है, इसका मास कितना है, 0.02 kg। अभी इसकी भी वेलोसिटी जीरो, इसकी भी वेलोसिटी जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, जीरो। थोड़ी देर के बाद ये हमारी गन है और ये हमारी बुलेट है। बुलेट अगर इधर जा रही होगी v वेलोसिटी से, तो गन पीछे की तरफ आ रही होगी u वेलोसिटी से, ऐसी तो होगा। अब देखो इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 80 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी आपको निकालना है। तो देखो ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 100, ये 100 किलोग्राम की ना, 100 किलोग्राम इंटू माइनस यू, क्योंकि ये इस तरफ जा रही है, प्लस इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0.02 मास इंटू इसकी वेलोसिटी 80, ये फाइनल मोमेंटम है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को सेम होना ही पड़ेगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो, तो फाइनल भी कितना होगा, जीरो। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे जीरो इज इक्वल्स टू -100u प्लस कितना हो जाएगा ये 1.6। तो यहां से आपका u का वैल्यू मिल जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.6। यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी स्पीड से पीछे की तरफ जाएगा। देख लेना कैलकुलेशन में अगर कुछ गड़बड़, ये इतना ही होगा ना, 0.16 होगा ये। एनी आंसर्स? हाँ ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका क्या हो जाएगा, गन की स्पीड आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार घर में और खुद से सॉल्व करके देखना। 80 मीटर पर सेकेंड, 0.02 किलोग्राम, इफ द मजल स्पीड ऑफ शेल इज दिस मच, तो स्पीड ऑफ गन यहां से आपकी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
उसके बाद ये एक और क्वेश्चन बनाएंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना के लाना, लास्ट वाला लिफ्ट वाला क्वेश्चन है ये। A person of mass this much on weighing scale on a lift, if the lift is descending downward with this much acceleration, what would be the reading of weighing scale? Take g is equals to this much। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम एग्जाम्पलर के बनाएंगे फिर। क्या आज की क्लास में सब समझ में आया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सिर्फ यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे ना आगे चल के, तब उसको हमको डिटेल में स्टडी करना है। तो अभी बस इसका इंट्रोडक्शन है कि मोमेंटम क्या होता है। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक यू बच्चों।